नमस्कार दोस्तों, बायजूस आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम 10 अगस्त 2020 के समाचार विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू अखबार के प्रमुख आर्टिकल्स की हम यहाँ पर समीक्षा करेंगे। इन आर्टिकल्स की समीक्षा के आधार पर प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी हम आपको प्रैक्टिस के लिए देंगे। हम अपनी पहली न्यूज़ पर आते हैं। ए न्यू डायरेक्शन फॉर इंडिया यूएस टाइज। तो ये हमारा आर्टिकल भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में जो संबंध है उनसे संबंधित है। भारत अमेरिका के अगर हम संबंध देखें तो वर्तमान स्थिति में काफ़ी तेज़ी से विस्तारित हो रहे हैं, और इसके अगर हम कई पक्ष देखें, जैसे चीन के द्वारा अमेरिका के साथ जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा है, वो चाहे व्यापारिक युद्ध की बात करें, अमेरिका तथा पश्चिमी देशों के द्वारा चीन को कोविड-19 का ये वैश्विक महामारी जो विस्तारित हुआ है उसके लिए उत्तरदायी माना जाता है। तो ये भी चीन और पश्चिमी देशों के बीच में जो संबंध है उनको एक तरह से कमजोर कर रहा है। और भारत चीन के बीच में जो सीमा विवाद चल रहा था, आप देखें गलवान घाटी का एक बड़ा यहाँ पर घटना हो चुकी है। अगर हम इनके प्रकाश में देखें तो भारत अमेरिका के संबंध काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम अलग अलग डायमेंशन देखेंगे, ऐतिहासिक आधार पर हम संबंध को देखेंगे, उसके साथ साथ किस तरह संबंध आगे बढ़े हैं, और वर्तमान में संबंध को अगर हमें आगे मजबूत करना है तो क्या क्या हमें कार्य एक तरह से करने होंगे। अगर हम दूसरे विश्व युद्ध के शुरुआती पार्ट पर देखें, यानी 1939 से 45 के बीच में जो शुरुआती हिस्सा था, तो 39-40 के समय में अमेरिका को ये लगता था कि वैश्विक एक जो माहौल बन रहा है दूसरे विश्व युद्ध के लिए, इसमें जापान, जर्मनी, इटली, इनके विरोध में अगर हमें महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ना है तो भारत जैसे बड़े देश का समर्थन भी चाहिए। तो अमेरिका के उस समय जो राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जिनको हम एफडीआर भी कह देते हैं शॉर्ट में, तो रूजवेल्ट ने अमेरिका की तरफ से एक आग्रह किया। उस समय जो ब्रिटिश एक तरह से प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, और उनसे ये कहा कि भारत को एक तरह से आज़ाद किया जाए और भारत का जो समर्थन है वो दूसरे विश्व युद्ध में लिया जाए। तो एक तरह से अमेरिका को आप देखें तो ये एक समर्थन था कि भारत के ऊपर जो ब्रिटिश कंट्रोल है वो हटाया जाए। लेकिन आप जानते हैं दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1947 में एक तरह से भारत आगे चलकर आज़ाद हुआ, और 47 में जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत की आज़ादी के साथ ही भारत में जो आदर्श स्थापित किए गए, यानी हमने जिसके आधार पर अपने देश को आगे बढ़ाने की बात करी, वो कहीं ना कहीं अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था या अमेरिका की जो राजनीतिक व्यवस्था है उससे काफ़ी हद तक मिलती जुलती थी। अगर हम मूल रूप से आधार देखें तो लोकतंत्र की व्यवस्था हमारे यहाँ थी, मूल अधिकार लोगों को एक तरह से गारंटी दिए गए थे संविधान के माध्यम से, प्रेस की स्वतंत्रता थी। तो इस तरह के आप कह सकते हैं जो प्रमुख एक हिस्से थे वो अमेरिका के साथ एक तरह से मैच करते थे। तो कहीं ना कहीं भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंध है उनको आगे बढ़ाने में एक तरह से मजबूती मिल सकती थी। अगर हम दूसरे विश्व युद्ध के बाद की स्थितियां देखें तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक स्वरूप सामने आया वैश्विक स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, तो उसमें महत्वपूर्ण संगठन है संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद, यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। और यहाँ पर स्थायी सदस्यता के लिए चीन एक तरह से एशिया में प्रमुख दावेदार था और उसको शामिल किया गया। अगर हम 1945 में देखें तो चीन को एक तरह से स्थायी सदस्यता देने की बात चली, और यहाँ पर चीन को जब स्थायी सदस्यता की हम बात करते हैं तो चीन की जो लोकतांत्रिक सरकार थी जिसमें नेतृत्व कर रहे थे चांग काई शेक, लेकिन चीन में एक कम्युनिस्ट मूवमेंट चल रहा था जिसको माओ से तुंग के द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा था, और आगे चलकर 1949 में लोकतांत्रिक सरकार को वहां से हटाया गया और चीन में कम्युनिस्ट शासन स्थापित कर दिया गया। और यहाँ से चांग काई शेक जो लोकतांत्रिक एक तरह से हिस्सा थे वो चीन की मुख्य भूमि से भागकर पहुंचे कहाँ पर, ताइवान। तो ध्यान रखें जो लोकतांत्रिक सरकार है जो आज के समय आप ताइवान बोलते हैं, इसको कहा जाता है रिपब्लिक ऑफ चाइना, आरओसी। लेकिन जब हम बात करते हैं कम्युनिस्ट चीन की जो वर्तमान में प्रमुख रूप से है, इसको हम बोलते हैं पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीआरसी। तो कम्युनिस्ट पार्टी का एक तरह से जो प्रभुत्व हुआ, और हमने शुरुआत में डिस्कस किया कि अमेरिका और सोवियत संघ कहीं ना कहीं समाजवाद और एक तरह से जो पूंजीवाद था उसके विरोध के कारण कहीं ना कहीं शीत युद्ध में आ चुके थे। तो चीन जब तक संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यता प्राप्त कर रहा था, अगर हम बात करें 1945 से लेकर 1971 तक, तो इस समय तक जब चीन स्थायी सदस्य था तो यहाँ पर मुख्य भूमि वाला चीन नहीं, लोकतांत्रिक चीन जिसका मुख्यालय या जो कहाँ पर केंद्रित थे, ताइवान में। तो आप ध्यान रखें कि ताइवान जो एक तरह से लोकतांत्रिक चीन माना जाता है वो 45 से 71 तक संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य था। आगे चलकर जब एक तरह से चीन में सुधार की बात हुई या माना गया कि चीन में अन्य तरह के आर्थिक सुधार होंगे और व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेंगी, कुछ छूट लोगों को मिलेगी, और इस तरह के सुधारों की जब एक बात चली तो 1971 में आगे चलकर अमेरिका ने भी अपना एक समर्थन दिया, और जो कम्युनिस्ट चाइना था, यानी जिसको हम बोलते हैं
पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इसको 1971 में संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य एक तरह से बना दिया गया। सुब्रमण्यम स्वामी ने इस आर्टिकल में अमेरिका सरकार के कई दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा है कि अमेरिका सरकार चाहती थी कि भारत यहां पर स्थायी सदस्यता के लिए आए, क्योंकि वह कम्युनिस्ट चाइना को स्थायी सदस्यता नहीं देना चाहता था। लेकिन तात्कालिक जो सरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में थी, उन्होंने एक तरह से इसको नहीं माना, क्योंकि उनका मानना था कि अगर हम इस तरह से चीन की जगह पर स्थायी सदस्यता लेंगे तो ये चीन के साथ हमारे संबंधों को खराब करेगा। और इसका आप परिणाम देखिए कि आगे चलकर 1962 में चीन ने हम पर हमला किया। तो कहीं ना कहीं उस समय की जो हमारी नीति थी वो बहुत ज़्यादा असंगत थी, या उस समय की स्थितियों का हमने लाभ नहीं उठाया, और अमेरिका के प्रस्ताव को अगर हमने माना होता, शायद स्थायी सदस्यता के रूप में चीन की जगह भारत होता। तो हमने एक तरह से वो प्रस्ताव नहीं स्वीकार किया, और कम्युनिस्ट जो चाइना का हिस्सा है, जो मुख्य भूमि में नियंत्रण कर चुके थे माओ के नेतृत्व में, उन्हें एक तरह से लोकतांत्रिक जो चीन था उसके स्थान पर संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में वीटो पावर के साथ स्थायी सदस्यता का एक तरह से हिस्सा दे दिया गया। 1972 के बाद से अमेरिका चीन के संबंधों का विस्तार हुआ। कारण था कि माओ के जो उत्तराधिकारी थे डेंग जियाओपेंग, इन्होंने सुधारों की बात करी, और एक तरह से जब सुधार की बात हुई तो अमेरिका को लगा कि चीन जैसा एक बड़ा बाजार है वो उनके लिए आगे काम आ सकता है, और कहीं ना कहीं इसी को आधार बनाकर चीन को एक तरह से जो समर्थन है वो अमेरिका का थोड़ा बहुत मिला। तो डेंग जियाओपेंग के जो नए सुधार थे उन्होंने एक तरह से काम किया, और जो चीन है उसका पश्चिमी देशों के साथ संपर्क बढ़ा। हम बात कर रहे हैं जो मुख्य भूमि चीन है जहां पर कम्युनिस्ट शासन था। 1971-72 का समय था जब अमेरिका के द्वारा एक तरह से चीन को वैश्विक स्तर पर मान्यता दे दी गई संपूर्ण रूप से, जब उसको स्थायी सदस्यता ऑफर कर दी गई संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में। आप ध्यान रखें कि अमेरिका के साथ हमारे संबंध प्रारंभिक स्तर पर बहुत अच्छे नहीं हो पाए, क्योंकि अगर हम 1953 के कोरिया युद्ध की बात करें तो कोरिया युद्ध में भी आप देखें कि भारत के द्वारा यूएसएसआर यानी सोवियत संघ और जो चीन का हिस्सा था उसको समर्थन दिया गया, और एक तरह से ये अमेरिका के विरोध में थे। तो 53 में कोरिया जो युद्ध हुआ वहां पर भी भारत की तरफ से जो समर्थन है वो अमेरिका के विरोधियों को दिया गया था, और यही एक कारण था कि 53 के बाद से ही अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को एक तरह से समर्थन प्रारंभ किया गया। और आप देखें कि पाकिस्तान को कई तरह के जो सुरक्षा संगठन थे उनमें जगह दी गई। अगर हम बात करें सीटो, तो सीटो अगर हम बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और अगर हम सेंटो की बात करें तो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों संगठनों में अमेरिका ने पाकिस्तान को एक तरह से स्थान दिया। तो कहीं ना कहीं भारत का जो समर्थन उसे नहीं मिला, इसकी भरपाई उसने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ एशिया में आगे बढ़ाने की एक रणनीति को आगे लिया, और कहीं ना कहीं हम इसी स्थिति में एक तरह से अमेरिका का जो हमारा संबंध है उसमें कमजोर होते हुए दिखाई पड़े। वर्तमान में अगर हम भारत अमेरिका के संबंधों की बात करें तो वैश्विक शांति स्थापित करने के लिए और प्रमुख रूप से एशिया में जो शक्ति संतुलन है उसे स्थापित रखने के लिए कहीं ना कहीं भारत और अमेरिका के संबंध काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इसी कड़ी में भारत अमेरिका के संबंधों को आगे बढ़ने के लिए एक तरह से दोनों देश प्रयास कर रहे हैं। अगर हम प्रमुख बाधा देखें तो ऐतिहासिक रूप में तो हमने देखा कि किस तरह से बाधाएं काम कर रही थी। वर्तमान में अगर हम देखें तो प्रमुख कुछ बाधाएं यहाँ पर आप देखें तो पहला जो प्रमुख बाधा मानी जाती है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव एक तरह से आप जानते हैं इस वर्ष के लास्ट में प्रस्तावित हैं, और यहाँ पर अगर डोनाल्ड ट्रंप की विजय होती है तो हमारे लिए स्थितियां अच्छी हो सकती हैं। लेकिन जो विरोधी उम्मीदवार हैं यानी डेमोक्रेट पार्टी के जो बिडेन, उनकी तरफ से भारत विरोधी कई बयान दिए गए हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव के जो परिणाम आएंगे वो कहीं ना कहीं भारत और अमेरिका के संबंधों को एक कह सकते हैं आगे बढ़ाने या उसमें एक तरह से बाधा लाने का काम कर सकते हैं। तो पहला तो कहीं ना कहीं अमेरिका के जो राष्ट्रपति के चुनाव हैं वो एक प्राथमिकता है। दूसरा एक प्रमुख रूप से समस्या है कि रूस से हम जो हथियारों की खरीद कर रहे हैं, खासतौर पर अगर हम बात करें हमारे द्वारा S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम हमने रूस से खरीदने के लिए एक समझौता किया है, तो इसको लेकर भी अमेरिका कहीं ना कहीं भारत से नाराज है। तो रक्षा क्षेत्र में जो खरीद हम रूस से कर रहे हैं ये एक तरह से हमारे संबंधों को कहीं ना कहीं कमजोर कर रहा है। अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो तालिबान वहां पर एक सबसे ताकतवर समूह के रूप में उभरा है, और अमेरिका और तालिबान के बीच में अभी आपका वर्ष के शुरुआत में ही एक समझौता हो चुका है। इस समझौते के बाद से अमेरिका की सेना अफगानिस्तान से वापस आएंगी, तो वहां पर रिप्लेसमेंट के लिए अफगानिस्तान में सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भारत
की तरफ से अमेरिका ये चाहता है कि भारत अपनी सेनाओं को वहां पर भेजे। तो अफगानिस्तान में सैन्य जो कार्रवाई है उसके लिए भारतीय सेना को अमेरिका वहां पर चाहता है, लेकिन भारत ने अभी इसके लिए मना किया है। तो ये भी एक तरह से कह सकते हैं एक विवादित बिंदु यहां पर बन जाता है। आने वाले समय में अगर भारत और अमेरिका के संबंध मजबूत होंगे तो हम कुछ प्रमुख आधारों की यहां पर चर्चा कर रहे हैं, जिनको एक तरह से लक्ष्य बनाकर अगर दोनों देश कार्य करें तो भारत और अमेरिका के संबंध मजबूत हो सकते हैं। भारत और अमेरिका के संबंधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि दोनों के बीच में जो संबंध है वो लाभ की स्थिति में आए दोनों के लिए, यानी म्यूचुअल बेनिफिट। जब तक कोई भी ऐसा एग्रीमेंट होता है भारत अमेरिका के बीच में जिसमें लाभ की स्थिति में अमेरिका या भारत अकेले रहता है तो ये संबंध बहुत दूर तक नहीं जाएंगे। तो हमें लाभ की स्थिति दोनों के लिए बनानी है। तो हमें ऐसे संबंध स्थापित करने हैं, आर्थिक बात करें या सामरिक, जिसमें अमेरिका को भी लाभ हो और भारत को भी लाभ हो। ऐसा ना हो कि अमेरिका को हम एक तरह से डिमांड करें कि वो हमारे निर्यात के लिए बहुत सारी छूट दे, लेकिन अमेरिका के निर्यात को अपने हम बहुत ज्यादा टैक्स लगाकर महंगा करें। अगर ऐसा होगा तो यह भारत अमेरिका के संबंधों को मजबूत नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं संबंध है वो गिव एंड टेक पर है, यानी अगर भारत कुछ चाहता है तो उसे अमेरिका को कुछ देने की आवश्यकता भी होगी। तो इस आधार पर अगर संबंध बनेंगे तो ये संबंध भविष्य में मजबूत रहेंगे। एक दूसरा प्रमुख हिस्सा है, आप जानते हैं अमेरिका रूस के साथ ही विश्व में डिफेंस के जो इंस्ट्रूमेंट हैं यानी रक्षा के जो उपकरण हैं उनके बड़े निर्माता में है। आप कह सकते हैं सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज डिफेंस में अमेरिका के पास हैं। तो सैन्य खरीद को आगे बढ़ाकर अमेरिका के साथ में हम कहीं ना कहीं अमेरिका भारत के संबंधों को मजबूत कर सकते हैं। एक तीसरा देखें, यूएसए के एक सहयोगी के रूप में अगर हम ये प्रयास करें कि अफगानिस्तान में सेना भेजने के लिए अमेरिका की तरफ से जो अनुरोध है अगर हम उसको मानते हैं तो हम अमेरिका के प्रमुख साझेदार के रूप में एशिया में स्थापित होंगे। तो ये स्थिति आने वाले समय में हमें मजबूती प्रदान करेगी और दोनों देशों के संबंधों को भी आगे बढ़ाने में मदद करेगी। अगर हम अमेरिका और इजराइल की बात करें तो वर्तमान समय में वैश्विक स्तर पर जो भी बड़ी टेक्नोलॉजीज की बात करें, वो चाहे साइबर वॉरफेयर की बात हो, साइबर युद्ध की, सैटेलाइट मैपिंग की बात हो, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक दूरसंचार जो दो लोगों के बीच में हो रहा है उसको इंटरसेप्ट करने की बात हो, या आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए, या खुफिया तंत्र की जो मजबूती है, इसमें अमेरिका इजराइल काफ़ी आगे हैं। तो हमें अगर एक तरह से अपना जो रक्षा तंत्र है और आतंकवाद से लड़ने की हमारी जो क्षमता है उसको अगर मजबूत करना है तो इन क्षेत्रों में हमें अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। और इनके लिए हमें अमेरिका इजराइल पर एक तरह से जो अपनी निर्भरता है वो आने वाले समय में बढ़ानी पड़ सकती है। तो ऐसी स्थिति में अगर अमेरिका से संबंध हमारे मजबूत होंगे तो अमेरिका का सबसे प्रबल सहयोगी है इजराइल। तो इजराइल के संबंध हमारे मजबूत, इजराइल के साथ भारत के संबंध भी मजबूत होंगे। यूएसए के साथ संबंधों को मजबूत करके हम इजराइल के साथ संबंधों को भी मजबूत कर सकते हैं और आतंकवाद से लड़ने के लिए एक तरह से जो हमारा खुफिया तंत्र है उसको मजबूत कर सकते हैं। पाकिस्तान की आईएसआई की तरफ से जो कार्रवाइयां होती हैं या जिनको वो समर्थन देते हैं उनको रोकने, उनके जो भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होते हैं उनको इंटरसेप्ट करना, और पाकिस्तान के क्षेत्रों में जहां जहां आतंकवादी कैंप हैं उनकी सैटेलाइट मैपिंग प्राप्त करना, ये सब हमें कहीं ना कहीं अमेरिका इजराइल से मदद के रूप में प्राप्त हो सकते हैं। तो इन आधारों को भी देखें तो अमेरिका से हमारे जो संबंध है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अंडमान निकोबार को विकसित करने में अमेरिका हमारा साथ दे सकता है और अंडमान निकोबार को एक नौसैनिक अड्डे और एक एयरफोर्स बेस के रूप में डेवलप करने में मदद दे सकता है। तो नेवल बेस और एयरफोर्स बेस के रूप में इसको मजबूती प्रदान करने में अमेरिका का सहयोग हो सकता है, क्योंकि हिंद महासागर क्षेत्र में अमेरिका का जो डियोगो गार्सिया एक एयरफोर्स बेस वहां पर काम करता है जरूर हिंद महासागर में, लेकिन अगर अंडमान निकोबार में इसको बढ़ाया जाता है या भारत की मजबूती होती है तो कहीं ना कहीं हिंद महासागर में जो चीन का प्रसार है उसको रोका जा सकता है। इसी के साथ साथ अमेरिका के जो सहयोगी हैं जापान, इंडोनेशिया, उनको भी एक तरह से हम यहाँ पर साथ में साथ ला सकते हैं। तो अगर हिंद महासागर में भारत अमेरिका, जापान, इंडोनेशिया जैसे सहयोगी प्राप्त करता है तो कहीं ना कहीं चीन का प्रभाव हिंद महासागर में रोका जा सकता है। हिंद महासागर में आप सभी जानते हैं कि चीन के द्वारा श्रीलंका में हम्बनटोटा, पाकिस्तान में ग्वादर और म्यांमार में सितवे, इसका एक तरह से विकास किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हिंद महासागर का जो हिस्सा है वहां पर भारत को घेरने की चीन की तैयारी है। तो उसको अगर हमें विफल करना है तो कहीं ना कहीं अमेरिका का समर्थन हमारे लिए यहाँ पर निर्णायक हो सकता है।
भारत में आप सभी जानते हैं कि थोरियम का विश्व का सबसे बड़ा भंडार है, लेकिन हमारे यहाँ जो रिएक्टर हैं वो भी यूरेनियम पर आधारित हैं। तो अगर हम थोरियम का उपयोग करना एक तरह से उस टेक्नोलॉजी में अपने आप को महारत हासिल कर लें, तो कहीं ना कहीं हमारा जो थोरियम का उपयोग है वो हम अपने रिएक्टर में कर सकते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं अमेरिका हमारा एक तरह से साथ दे सकता है। इसी के साथ साथ हाइड्रोजन फ्यूल का जो भविष्य में एक उपयोग दिख रहा है, उस टेक्नोलॉजी में भी अमेरिका भारत का साथ दे सकता है। जो हमारा समुद्री जल है उसका शोधन करने, यानी जो समुद्र की लवणता है उसे खत्म करके उस पानी का सिंचाई या अन्य रूप में जो उपयोग है उसे करने की जो तकनीक है वो भी हम अमेरिका से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी 3 प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पर अमेरिका भारत का एक तरह सहयोग कर सकता है। एक सातवां यहाँ पर पॉइंट आप कह सकते हैं कि व्यापार को एक तरह से भारत और अमेरिका दोनों को मजबूत करने की आवश्यकता है। यानी जब हम व्यापार के लिए बात कर रहे हैं तो अमेरिका की तरफ से जो हमें छूट दी जा रही है उसी तरह की छूट भारत को देनी पड़ेगी अगर अमेरिका से निर्यात आते हैं। खास तौर पे अगर हम कृषि उत्पादों की बात करें तो डब्ल्यूटीओ में अभी इस पर वार्ताएं एक तरह से कह सकते हैं रुकी हुई हैं। तो आने वाले समय में इस तरह का एक समझौता होने की संभावना बन सकती है जहां पर कृषि उत्पादों के लिए धीरे धीरे भारत का बाजार खोला जाए। तो अगर हम अमेरिका के साथ जो व्यापारिक एक हमारा रिश्ता है उसको समानता पर लेकर आएंगे, केवल हम छूट की डिमांड न करें और अमेरिका को भी छूट दें कि वो हमारे बाजार में एक्सेस कर सके, तो कहीं ना कहीं एक बराबरी का जब समझौता होगा तो ये दोनों देशों को मदद करेगा व्यापारिक संबंधों को आगे ले जाने में। एक जो लास्ट यहाँ पॉइंट आप ध्यान रखें कि जब हम बात करते हैं कि भारत और चीन के संबंध, तो भारत चीन संबंधों में जो सबसे प्रमुख यहाँ पर विवाद के बिंदु हैं उसमें तिब्बत पर भारत का एक तरह से विचार, क्योंकि तिब्बत के जो धर्मगुरु हैं दलाई लामा, उनको भारत ने राजनीतिक शरण दे रखी है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो वर्तमान में जो हांगकांग का मुद्दा चल रहा है और साथ में अगर हम बात करें ताइवान, तो ये तीनों मुद्दों पर आप देखें कि भारत को अमेरिका के साथ एक तरह से जाने से बचना चाहिए, क्योंकि ये तीनों ऐसे मुद्दे हैं जिसमें चीन काफी सेंसिटिव होकर निर्णय लेता है। चीन उन मुद्दों को अपनी एकता और अखंडता के साथ जोड़ता है। तो अगर हम अमेरिका का एक जो वर्तमान में उसका व्यवहार है तिब्बत, हांगकांग या ताइवान को लेकर, उसमें अगर उसका साथ देंगे तो हम चीन के साथ संबंधों को बहुत खराब कर सकते हैं। क्योंकि आप ध्यान रखें कि चीन में जब भी कोई बड़ा एक तरह से जो नेतृत्व है उसमें परिवर्तन होता है तो चीन की नीतियों में परिवर्तन आता है। आप ध्यान रखें माओ यानी माओ से तुंग के जाने के बाद जब देंग जियाओपिंग आए थे तो चीन की नीतियों में बड़ा सुधार हुआ था, पश्चिमी देशों से संपर्क उसका बढ़ा था। तो यहां पर माना जा रहा है कि जिनपिंग की जो नीतियां हैं उनका हो सकता है चीन में विरोध हो और एक नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि जिनपिंग ने जीवन काल के लिए अपने आप को चीन का राष्ट्रपति बना लिया है। तो अगर ऐसी स्थितियां होती हैं तो भारत के साथ में चीन की जो नीति वर्तमान में है उसमें परिवर्तन आ सकता है। तो हमें यहाँ पर सावधानी से ध्यान रखना है कि तिब्बत, हांगकांग और ताइवान के जो मुद्दे हैं उस पर हमें एक तरह से अपने जो कदम हैं उन्हें भविष्य को देखकर उठाने होंगे। हम सीधे तौर पर डायरेक्टली अमेरिका के साथ जो उसके अपने पॉइंट हैं उनके आधार पर समर्थन न दें और भविष्य में एक तरह से हम देखकर काम कर सकते हैं। क्योंकि ध्यान रखें अमेरिका चीन की सीमा नहीं मिलती है, भारत और चीन की सीमा मिलती है। चीन हमारा पड़ोसी देश है, तो संबंधों को हम एक पड़ोसी के नाते अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं अमेरिका का जो रोल है यहाँ पर हम अपने हिसाब से देखें कि हमें चीन के साथ कैसे संबंध रखने हैं, बजाय इसके कि अमेरिका को एक तरह से आधार बनाकर। और एक लास्ट में आप ध्यान रखें कि वैश्विक स्तर पर अगर अमेरिका, चीन और भारत साथ में आते हैं तो वैश्विक शांति को स्थापित करने में ज्यादा मदद मिलेगी। क्योंकि चीन और भारत की बात करें तो दुनिया के 2 सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश हैं, 2 सबसे बड़े बाजार हैं, सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं। अगर अमेरिका इनके साथ में सहयोग करता है तो वैश्विक एक तरह से जो शांति और जो आर्थिक सहयोग है उसके लिए वैश्विक स्तर पर मजबूती आ सकती है। तो कहीं ना कहीं हमें ध्यान रखना है कि टकराव के स्थिति से बचते हुए अमेरिका के साथ में एक सहयोग करते हुए चीन को भी सहयोग के मंच पर लाने की आवश्यकता है। तो ये इस आर्टिकल का बेसिकली एक थीम था कि किस तरह भारत अमेरिका के संबंधों को बढ़ाया जाए, चीन से टकराव की जगह अमेरिका का एक तरह से जो समर्थन है उसके आधार पर चीन को सहयोगी के रूप में आगे लाना। तो ये मेन थीम के रूप में लास्ट में यहाँ पर एक पॉइंट है वो निकला हुआ है जो हमने डिस्कशन किया, उसके बेस पर एक क्वेश्चन को लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा। भारत और अमेरिका के संबंधों को विस्तारित करने में आने वाली प्रमुख बाधाओं को बताते हुए, देखिए बाधा की बात करें तो हमने जैसे डिस्कस किया कि अमेरिका की जो वहाँ घरेलू राजनीति है, जो डेमोक्रेट यानी जो बाइडेन है उनके द्वारा भारत विरोधी बयान दिए गए, तो अमेरिका की घरेलू राजनीति को आप एक कारण बता सकते हैं जो बाधा के रूप में दिख रहा है। दूसरा, हमारा रूस के साथ में जो रक्षा संबंध मजबूत होता जा रहा है वो भी एक बाधा के रूप में माना जाता है। और तीसरा, कहीं ना कहीं
अगर हम बात करें अफगानिस्तान में, तो अफगानिस्तान की सुरक्षा को लेकर भारत ने जो सेना के द्वारा अपना समर्थन न देने की बात करी है, वो भी एक बाधा के रूप में माना जाता है। तो इन मुद्दों को एक तरह से आप बता सकते हैं कि प्रमुख बाधाएं हैं, और मजबूत करने के लिए सुझाव तो हमने 7-8 पॉइंट डिस्कस किए हैं, उनको अलग अलग पैराग्राफ में आप लिखकर बता सकते हैं। और लास्ट में कह सकते हैं कि भारत, चीन और यूएसए ये मिलकर वैश्विक शांति के लिए एक दीर्घकालीन कार्यक्रम पर कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट हम न्यूज पर आते हैं, ब्रिंगिंग न्यूक्लियर रिस्क बैक इनटू पॉपुलर इमेजिनेशन। आप सभी जानते हैं कि 6 अगस्त और 9 अगस्त 2 दिन है जब हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक ब्लास्ट एक तरह से हुआ था 1945 में। तो उसी घटना को अगर हम देखें, क्योंकि 9 अगस्त अभी कल ही निकला है, तो कहने के नागासाकी पर जो बम छोड़ा गया था उसका एक तरह से जो वर्षगांठ थी, तो इसी उपलक्ष्य में जो नाभिकीय खतरा वैश्विक स्तर पर दिख रहा है उसके बारे में यहाँ पर यह आर्टिकल है कि वर्तमान में जो नाभिकीय हथियारों का खतरा है वो बढ़ा हुआ है। 1945 के समय अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं अमेरिका एक प्रमुख नाभिकीय शक्ति था, आगे चलकर उसमें सोवियत संघ जुड़ा, फिर धीरे धीरे ब्रिटेन, फ्रांस, चीन इनके पास पहुंचता गया। वर्तमान में आप देखें तो नाभिकीय हथियार पाकिस्तान के पास भी उपलब्ध है, नाभिकीय हथियार उत्तर कोरिया के पास भी प्रमाण माने जाते हैं। नाभिकीय हथियारों का जो पहुंच है वो विभिन्न देशों तक बढ़ी है। तो नाभिकीय हथियारों से जो खतरा है वो 1945 की तुलना में वर्तमान में काफी ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं हमें जो नाभिकीय एक खतरा है उससे विश्व को बचाने की आवश्यकता है, और उसी संदर्भ में हमारा ये आर्टिकल है। अगर हम शीत युद्ध की बात करें तो आप इसे 1945 में जब से विश्व युद्ध खत्म हुआ दूसरा, उसके बाद से लेकर 1991 तक का समय कह सकते हैं। तो ये जो समय 45 से लेकर 91 के बीच में था, यहाँ पर यूएसए एक धुरी पर था और दूसरा हिस्सा यूएसएसआर एक तरह से नियंत्रित कर रहा था। तो इनके जो आपस में बीच में नाभिकीय हथियार थे वो प्रमुख रूप से शीत युद्ध में खतरा माने जाते थे। अगर हम दूसरे विश्व युद्ध के बाद देखें तो 1962 में जो क्यूबा मिसाइल संकट था, वहां पर अमेरिका और सोवियत संघ दोनों सबसे नजदीक थे परमाणु हथियारों के एक दूसरे के खिलाफ प्रयोग करने के, क्योंकि 1962 में ये संकट इसलिए आया कि माना गया क्यूबा जो एक तरह से साम्यवादी या कम्युनिस्ट देश था, जहां पर फिदेल कास्त्रो एक तरह से शासन कर रहे थे, और माना जा रहा था कि सोवियत संघ ने वहां पर कुछ मिसाइल स्थापित करी हैं, ऐसा अमेरिका का आरोप था। ध्यान रखें क्यूबा अमेरिका के फ्लोरिडा से बहुत दूर नहीं है, तो अमेरिका के बिल्कुल पास में क्यूबा स्थित है। तो क्यूबा में अगर सोवियत संघ ने मिसाइलें स्थापित करी थी तो यह अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा था। तो यही एक संकट था जो क्यूबा मिसाइल संकट कहलाता था। तो इस तरह की स्थितियां एक तरह से उस समय बनी। आगे चलकर 91 में जाकर जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो कहीं ना कहीं अमेरिका एक ध्रुवीय विश्व को स्थापित करने में सफल रहा, यानी एक महाशक्ति के रूप में अमेरिका बचा। हाँ, रक्षा शक्ति के रूप में रूस अभी भी स्थापित था, हथियारों का बड़ा जखीरा उसके पास था। 1991 के बाद देखें तो जिस तरह से आर्थिक विकास हुआ और तकनीकी विकास हुआ, कहीं ना कहीं एक तरह से परमाणु हथियारों का जो जखीरा है वो और ज्यादा बढ़ा। नाभिकीय हथियार अवैध रूप से कुछ देशों के पास पहुंचे, जैसे अगर हम पाकिस्तान के पास जो तकनीक पहुंची, या अगर हम उत्तर कोरिया की बात करें, और कुछ आरोप लगते हैं कि ईरान के पास भी ये तकनीक पहुंची है, तो ये एक तरीके से गलत माध्यम से पहुंची है। तो नाभिकीय हथियारों का एक जो प्रचार है वो बढ़ता चला गया, और विभिन्न प्रकार के देश हैं वो नाभिकीय हथियारों को एक निरोधक या एक डेटरेंस के रूप में मानते हैं। यानी अगर आपके पास नाभिकीय हथियार है तो कोई दूसरा देश आपके ऊपर हमले करने से बचेगा। तो डेटरेंस या निरोधक हथियार के रूप में नाभिकीय हथियारों को प्रमुख रूप से आगे बढ़ाया गया, और इस विचारधारा को काफी एक्सेप्ट किया गया। लेकिन वर्तमान में आप देखें कि नाभिकीय हथियारों का खतरा ज्यादा क्यों हो जाता है। वर्तमान में अगर हम देखें तो देशों के बीच में तनाव, वो चाहे सीमा को लेकर हो या व्यापार संबंधी मुद्दों को लेकर हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं। विश्व में जो भी आर्थिक संसाधन है उनको नियंत्रित करने के लिए विभिन्न देशों में टकराव है। जैसे दक्षिणी चीन सागर में आप देखें तो चीन और जो उसके पड़ोसी देश है उनके बीच में टकराव की स्थिति बन रही है। तो ऐसी स्थिति में नाभिकीय हथियारों का प्रयोग एक तरह से होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि वर्तमान में कहीं ना कहीं आर्थिक और सामरिक हित देशों के ज्यादा टकरा रहे हैं। तो देशों में तनाव नाभिकीय हथियारों के प्रयोग को आगे बढ़ा सकता है। दूसरा हिस्सा देखें, जितना तेजी से आधुनिकीकरण मॉडर्नाइजेशन हुआ है, खास तौर पे अब हथियारों की बात करें तो हथियारों का जो मॉडर्नाइजेशन है इसने कई प्रकार से एक तरह से नाभिकीय हथियारों को प्रक्षेपित करने की क्षमता दे दी है। अब विभिन्न प्रकार के फाइटर प्लेन है, उनसे नाभिकीय हथियार छोड़े जा सकते हैं। जैसे अगर हम भारत की बात करें, अभी हमने हाल फिलहाल में राफेल को अपनी वायुसेना में शामिल किया है। राफेल परंपरागत हथियार तो ले जा सकता ही है, साथ साथ ये नाभिकीय हथियारों को प्रक्षेपित करने में भी सक्षम है। तो इस तरह की जो क्षमताएं बढ़ती हैं तो कहीं ना कहीं नाभिकीय हथियारों का खतरा बढ़ता है। तो मॉडर्नाइजेशन या आधुनिकीकरण जो तकनीक का हो रहा है ये भी नाभिकीय खतरे को बढ़ाता है। साइबर अटैक की बात करें, जितने भी न्यूक्लियर कमांड हैं वो काफी हद तक माना जाता है कि वर्तमान में उनका जो नियंत्रण है वो एक तरह से किया जाता है
कंप्यूटर्स के माध्यम से। तो साइबर अटैक के द्वारा एक परमाणु कमांड को खराब किया जा सकता है या डिस्टर्ब किया जा सकता है और परमाणु हथियारों का प्रयोग एक तरह से अनियंत्रित रूप में हो सकता है। तो इसकी एक तरह संभावनाएं भी रहती हैं। कुछ इस तरह के भी आप कह सकते हैं वर्तमान में प्रमाण है कि अमेरिका की तरफ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके परमाणु हथियारों की जो कमांड है उसको उसमें डाला जा रहा है। तो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाएगा तो उसको भी एक तरह से डिस्टर्ब करने के प्रयास हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में परमाणु हथियारों का जो प्रयोग है वो कहीं ना कहीं संकट में आ जाता है। ऐसी स्थिति में परमाणु हथियारों का प्रयोग वैश्विक संकट की स्थिति को बनाएगा। विभिन्न देशों के बीच में जो अविश्वास की भावना वो बढ़ी है और कारण ये है कि आर्थिक या सामरिक रूप से सभी देश अन्य देशों से आगे निकलना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं नाभिकीय हथियारों के प्रयोग होने की संभावनाएं अपनी क्षमता को बढ़ा हुआ दिखाने के लिए या अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए हो सकती हैं। और एक लास्ट कारण आप देखें तो राष्ट्रवादी विचारधारा, वर्तमान में जो विभिन्न देश हैं उनके बीच में जो राष्ट्रवादी विचारधारा है वो बढ़ती जा रही है। यानी राष्ट्र को एक तरह से आगे रखना। और राष्ट्र की जब बात आती है तो पूरा जो देश है वो किसी भी सरकार के साथ में हो सकता है। जैसे अगर हम उत्तर कोरिया की बात करें तो उत्तर कोरिया के जो नागरिक हैं वो वहां के शासक के साथ में रहते हैं और उत्तर कोरिया की जो स्वायत्तता है उसे बनाए रखने के नाम पर वो परमाणु हथियारों के प्रयोग की भी धमकी देते हैं। तो कभी कभी जो राष्ट्रवाद है वो भी इस तरह के हथियारों के प्रयोग के लिए एक आधार तैयार करता है। तो ये प्रमुख आप कह सकते हैं कारण है जो वैश्विक स्तर पर नाभिकीय हथियारों के प्रयोग को आसान कर देते हैं। अगर हमें नाभिकीय हथियारों का प्रयोग एक तरह से सीमित करना है तो उसके लिए आवश्यक यह है कि जो नाभिकीय हथियार हैं उनके बारे में जो निर्णय है वो केवल राजनीतिक एक जो व्यवस्था है उसके द्वारा न लिया जाए, यानी जनता की भागीदारी उसमें एक तरह से स्थापित की जाए। तो जो राजनीतिक एक तरह से व्यवस्था है वो निर्णय न ले। अगर इस तरह का होगा कि केवल राजनीतिक व्यवस्था के हाथ में पूरा निर्णय होगा तो ये कहीं ना कहीं आसान निर्णय होगा। नाभिकीय हथियारों का प्रयोग एक सबसे पहला विकल्प बन सकता है। लेकिन अगर जन भागीदारी होगी, यानी लोगों के द्वारा या लोगों के जो विचार हैं विभिन्न प्रकार के संगठनों के माध्यम से वो अगर सरकारों तक पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं इसका जो प्रयोग है वो न्यूनतम हो सकता है। क्योंकि अगर लोगों को नाभिकीय हथियारों के जो नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं उसके बारे में जानकारी होगी तो वो इसके प्रयोग को उतनी आसानी से अनुमति नहीं देंगे। ये ऐसी सरकारों को सत्ता में आने से रोकेंगे जो नाभिकीय हथियारों को आसानी से प्रयोग करने का समर्थन करते हैं। तो आवश्यकता यह है कि जन भागीदारी नाभिकीय हथियारों के खिलाफ कब आएगी, जब लोगों को जानकारी दी जाएगी। और जानकारी देने के लिए मीडिया एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर हम लोगों को नाभिकीय हथियारों के उपयोग होने पर क्या आर्थिक नुकसान हो सकते हैं या सामाजिक रूप में किस तरह के बड़े नुकसान हो सकते हैं, राजनीतिक नुकसान क्या हो सकते हैं, स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, क्योंकि लंबे समय तक रेडिएशन का प्रभाव रहता है और कई जनरेशन तक इसका प्रभाव दिखता है। जैसा जापान में हिरोशिमा नागासाकी में अभी भी उसके प्रभाव दिखते हैं। पर्यावरण पर काफी प्रभाव पड़ता है। तो पर्यावरण का जो नुकसान है वो लंबे समय तक चलता है। जो भी जल संसाधन है या जो मृदा है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, कृषि पर प्रभाव पड़ता है और मानसिक एक तरह से जो तनाव है उसकी स्थिति भी एक तरह से बनती है। तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से भी लोग परेशान होते हैं। तो ये समस्याएं हैं जो नाभिकीय हथियारों के प्रयोग से भविष्य में आ सकती हैं। अगर इन खतरों को लोगों को बताया जाएगा, लोग इन खतरों को जानते हुए सरकारों पर एक तरह से दबाव डालेंगे कि वो नाभिकीय हथियारों के प्रयोग को लेकर काफी सावधानी बरतें। अगर विभिन्न देशों में नाभिकीय हथियारों के जो नकारात्मक प्रयोग हैं उसके बारे में अगर लोग जागरूक होंगे तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक नेतृत्व है उस पर वो दबाव डाल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो राजनीतिक नेतृत्व है वो नाभिकीय हथियारों की जो आवश्यकता है उसको कहीं ना कहीं न्यूनतम स्तर पर ला सकता है। नाभिकीय हथियारों के कारण जो जोखिम की स्थिति बनती है उसको नियंत्रित करने का वो प्रयास कर सकते हैं। और अंतिम रूप में आप देखें तो नाभिकीय हथियारों का जो पूर्ण विनाश है कि उसे पूर्ण रूप से सभी देशों के द्वारा खत्म कर दिया जाए, ऐसी व्यवस्था भी भविष्य में आ सकती है। तो सभी देशों के द्वारा नाभिकीय हथियारों को लेकर जो भी उसकी भयावहता है उसके बारे में लोगों को और राजनीतिक जो नेतृत्व है देशों में उनको बताने की आवश्यकता है। इसी आधार पर हम आने वाले समय में विश्व को नाभिकीय हथियारों के दोबारा प्रयोग से बचा सकते हैं और कई जनरेशन तक उसके जो भयावह परिणाम होते हैं जैसा जापान में हिरोशिमा नागासाकी में दिखता है उससे हम विश्व को बचा सकते हैं। इसी चर्चा के आधार पर आप मेंस का क्वेश्चन लिखने का प्रयास कीजिएगा। वर्तमान वैश्विक स्थिति में नाभिकीय हथियारों का खतरा विश्व शांति के लिए अधिकतम है। उपरोक्त कथन की समीक्षा करते हुए नाभिकीय हथियारों से विश्व शांति की रक्षा के लिए किए जाने वाले उपायों को गिनाएं। देखिए, सबसे बड़ा खतरा है तो आप बता सकते हैं कि छोटे तनाव में भी उपयोग किया जा सकता है। तकनीकी बढ़ गई है तो कहीं ना कहीं इसका जो प्रयोग है वो आसान हथियारों पर भी हो सकता है। जैसे सामान्य जो लड़ाकू विमान है उनसे छोड़ने की एक तरह से सुविधा धीरे धीरे विकसित हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित हो रहे हैं।
कंप्यूटर के द्वारा इनको कमांड किया जाता है। तो कंप्यूटर से कमांड है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अगर परमाणु हथियारों को कमांड दिया जाता है तो उनको डिस्टर्ब किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं खतरनाक स्थिति बन जाती है। तो हमें ये एक तरह से बताने की आवश्यकता है कि विश्व शांति के लिए खतरा वर्तमान में बढ़ा क्यों है। एक कारण आप ये भी बता सकते हैं कि वर्तमान में ज्यादा देशों के पास नाभिकीय हथियारों का जखीरा है और रक्षा के लिए उपाय तो जन भागीदारी को बढ़ाना। जब तक लोगों को नाभिकीय हथियारों की भयावता नहीं पता चलेगी, इसका जो प्रयोग करने के लिए एक तरह से बहुत सारे देश धमकी देते रहते हैं। उत्तर कोरिया की हम बात करें या हम पाकिस्तान की बात करें तो हम इसके बारे में बता सकते हैं कि ये कितने भयावह हो सकते हैं, इसके परिणाम कितने खतरनाक हो सकते हैं। उसके आधार पर कहीं ना कहीं इसका जो प्रयोग है वो न्यूनतम होगा और आगे चलकर ये समाप्ति हो सकता है। तो जन भागीदारी के माध्यम से राजनीतिक नेतृत्व को प्रभावित किया जाए, जिससे परमाणु हथियारों का जो प्रयोग है उसको न्यूनतम करके आगे चल के इसे समाप्त करने की स्थिति बन सकती है। लास्ट में आप इसको एक निष्कर्ष के रूप में बता सकते हैं। नेक्स्ट हम आर्टिकल पर आते हैं, बैलेंसिंग प्रायोरिटीज। देखिए, जो मुन्नार में केरल में भूस्खलन के कारण एक दुर्घटना हुई, बड़ी संख्या में टी प्लांटेशन में जो काम करने वाले लोग हैं उनकी पूरी बस्ती उसमें दब गई और बड़ी संख्या में लोगों की जान गई। तो ये कहीं ना कहीं केरल जैसे राज्यों में भूस्खलन को एक समस्या के रूप में फिर से आगे ला रहा है। और भूस्खलन आप ध्यान रखें, जितना ये प्राकृतिक है उससे ज्यादा मानव निर्मित है। तो प्राकृतिक इसका कुछ आधार तो आप मान सकते हैं अवश्य, अगर बहुत भारी बारिश लगातार हो तो किसी भी इलाके में इस तरह की भूस्खलन की घटना हो सकती है। लेकिन भूस्खलन को और ज्यादा बढ़ाने में कहीं ना कहीं योगदान सबसे ज्यादा मानव का है। तो मानव जनित जो घटनाएं हैं वो एक तरह से भूस्खलन को आगे बढ़ाती हैं। भारत में अगर हम भूस्खलन के जो भी संभावित क्षेत्र हैं जहां पर भूस्खलन आ सकते हैं उनका सर्वे करने के लिए हमारा जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके द्वारा एक कह सकते हैं एक सर्वे किया जा रहा है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये 2018 से एक तरह से सर्वे कर रहा है। और कारण ये है कि 2018 में केरल में जो बाढ़ आई थी उससे जो विनाश हुआ था उसके बाद एक तरह से भारत में जो भूस्खलन के संभावित क्षेत्र हैं उनका मापन करने के लिए एक सर्वे किया जा रहा है जीएसआई के द्वारा, जिसको कहा जाता है NLSM। यहाँ पर NLSM का प्रमुख उद्देश्य सिंपल सा यही है कि भारत में जो भी भूस्खलन के संभावित क्षेत्र उनकी मैपिंग की जाए। तो 2018 से ये विभिन्न जगह पर किया जा रहा है। इस सर्वे की हम बात करें तो इसमें हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, अगर हम बात करें जो 7 सिस्टर स्टेट हैं, सिक्किम की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, उत्तराखंड की बात करें और पश्चिमी घाट के जो प्रमुख राज्य हैं यानी महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन सब राज्यों में हम देखें तो प्रमुख रूप से सर्वे किया जा रहा है। और कोशिश ये पता लगाने की कि ऐसे इलाकों को मैप किया जाए जहां पर लैंडस्लाइड या भूस्खलन की संभावनाएं सबसे ज्यादा हैं। तो अगर हम देखें तो केरल का भी एक यहाँ पर सर्वे किया गया है और ये सर्वे अभी 2018 में हुआ है। और 2018 का जो सर्वे है वो केरल में लगभग 13,000 जो स्क्वायर किलोमीटर इलाका है उसका किया जा चुका है। और 2019-20 में लगभग 6,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र का और सर्वे किया जाएगा। और केरल में जो सर्वे किए गए हैं वो काफी खतरनाक है। केरल के 14 जिलों में अगर हम देखें तो 13 जिले केरल में ऐसे पाए गए हैं जो भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में आते हैं। आप सभी जानते हैं केरल भारत के घनी जनसंख्या वाले राज्यों में एक है, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी, जन घनत्व तो केरल का काफी ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में तो मान के चलिए जनसंख्या काफी बड़े पैमाने पर वहां पर खतरे के दायरे में आ जाती है। इस सर्वे का प्रमुख उद्देश्य यह है कि विभिन्न राज्य और उनके जो जिले हैं वहां पर जो भी विकास किया जाए तो विकास की कार्यवाही करते समय ये जो मैपिंग बताई जा रही है लैंडस्लाइड, भूस्खलन के क्षेत्रों की, उनको ध्यान रखा जाए। यानी अगर मान लीजिए कोई ऐसा जोन है जहां भूस्खलन की ज्यादा संभावनाएं हैं तो वहां विकास करने के लिए जो नियम या कानून है वो अलग तरीके से बनाए जाए। क्योंकि आप भी जानते हैं अगर कहीं पर भूस्खलन की संभावनाएं ज्यादा हैं तो आपको कुछ उपाय करने पड़ेंगे, तभी आप विकास की गतिविधियां आगे बढ़ा सकते हैं। तो राज्य और जो जिले इस तरह से प्रभावित क्षेत्रों में आ रहे हैं इस सर्वे में, उनके लिए एक तरह से कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है। दूसरा, इस सर्वे का प्रमुख उद्देश्य है कि राज्यों में जो भी आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो भी तंत्र है उसको हमेशा एक तरह से एक्टिव रखा जाए और साथ साथ जो भी कोष या फंड की आवश्यकता है वो उनको उपलब्ध कराया जाए। अगर कोई हादसा होता है वो रेस्क्यू यानी एक तरह से जो बचाव कार्यक्रम है वो तेजी से कर सकें। और जब भी इस तरह की दुर्घटना होती है अगर तुरंत कार्रवाई की जाए तो कहीं ना कहीं लोगों को ज्यादा बचाया जा सकता है। जैसे अगर हम मुन्नार की घटना देखें तो भूस्खलन होने के लगभग 1 दिन के बाद इसकी सूचना आई, क्योंकि काफी दूर दराज के इलाके में ये चाय बागान था जहां पर भूस्खलन हुआ। तो आपदा प्रबंधन को मजबूत करने की आवश्यकता है जिससे जान माल का जो नुकसान है उसको न्यूनतम किया जा सके।
तीसरा एक प्रमुख जो काम है कि जब भी हम बात करते हैं कि कोई मान लीजिए पहाड़ी पार्ट है, तो पहाड़ पर ये जो ढलान का इलाका स्लोप है, अगर यहाँ पर किसी भी तरह का विकास काम किया जा रहा है, मान लीजिए प्लांटेशन ही किया जा रहा है चाय का, या किसी भी तरह मान लीजिए खेती अन्य प्रकार से की जा रही है, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जब भी ढलान या स्लोप पर कोई भी काम किया जाए तो यहाँ पर जो जल निकासी है यानी ड्रेनेज की व्यवस्था वो अच्छी होनी चाहिए। पहाड़ी के ढलान पर अगर जल निकासी या ड्रेनेज की व्यवस्था अच्छी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं भूस्खलन के लिए प्रमुख कारक बन जाता है, क्योंकि पानी रिसकर निचले स्थानों पर पहुंचता है और निचले भाग में जो पानी एक तरह से पहुंचेगा वो मिट्टी को कमजोर या लूज करता है और ये भूस्खलन को आगे बढ़ाता है। तो कहीं ना कहीं जल निकासी ढलानों पर एक वैज्ञानिक तरीके से करने की आवश्यकता है। किसानों को इस तरह की सूचनाएं दी जाए कि ढलानों पर वो जो खेती कर रहे हैं वो इस तरह से करें कि जल निकासी अच्छी हो, जिससे कि मृदा का जो अपरदन है वो न्यूनतम हो पाए, क्योंकि अगर हम सॉइल इरोजन को रोक पाएंगे, मृदा का अपरदन रोक सकते हैं, तो भूस्खलन की संभावनाएं अपने आप न्यूनतम हो सकती हैं। इसी के साथ साथ एक पांचवा भाग हमें देखना है कि जो भी पहाड़ी के इलाके हैं वहां पर जो भी चट्टाने तोड़ने का काम किया जाता है, खासतौर पर अगर हम बात करें केरल के विभिन्न पश्चिमी घाट के इलाकों में किया जा रहा है, तो चट्टानों को तोड़ने का जो काम है उसको एक तरह से रोका जाए या उसको वैज्ञानिक तरीके से किया जाए, जिससे ढलानें पूर्ण रूप से स्वतंत्र न हो जाएं। अगर ऐसा होगा यानी ढलानों को जो सहारा मिलता है वो अगर न रहेगा तो भूस्खलन होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। और एक लास्ट और सबसे कह सकते हैं महत्वपूर्ण उपाय है कि जो वनों का क्षेत्र है उसको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब ना किया जाए, क्योंकि जो जंगल के क्षेत्र होते हैं, पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांध कर रखती हैं, तो भूस्खलन को बढ़ावा देने में जो हमारा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है वो एक तरफ बढ़ावा देता है। डिफॉरेस्टेशन यानी वनों का जो विनाश है उसको रोकने की आवश्यकता है, अगर हम एक तरह से चाहते हैं कि जो भी भूस्खलन के क्षेत्र है उनको हम न्यूनतम कर सकें। तो ये प्रमुख उपाय हैं जिनको अपनाकर भारत में भूस्खलन की संभावनाओं को न्यूनतम किया जा सकता है। इसी आधार पर एक मेंस का आप क्वेश्चन लिखिएगा, भारत में भूस्खलन संबंधी समस्या के लिए उत्तरदायी कारकों की चर्चा करते हुए इसे नियंत्रित करने के लिए किए जाने वाले उपायों को बताएं। तो कारण आपको बताया मैंने कि जैसे मान लीजिए ढलानों पर जल निकासी की व्यवस्था अच्छी नहीं है, या वनों का जो कटाव किया जा रहा है, या पहाड़ी क्षेत्रों में जो चट्टानों को तोड़ने का या खनन का काम किया जा रहा है, तो ये प्रमुख रूप से कारक एक तरह से माने जाते हैं। अब जहां तक उपाय है, अब इसमें जीएसआई के द्वारा जो एनालिसिस सर्वे किया गया उसका नाम बता सकते हैं कि भारत में जो भी राष्ट्रीय भूस्खलन संभावित क्षेत्र हैं उनकी मैपिंग करने के लिए जो एनालिसिस सर्वे किया गया है विभिन्न राज्यों में, वो उदाहरण आप बता सकते हैं। और उसके जो परिणाम आए हैं, आपदा प्रबंधन को राज्यों में मजबूत करना, राज्यों को कोष हमेशा आपदा प्रबंधन के लिए तैयार रखना, इसके अलावा किसानों को वैज्ञानिक आधार पर जो पहाड़ी ढलान है उस पर खेती के लिए उत्साहित करना, और जो भी जल निकासी की व्यवस्था है उसको वैज्ञानिक आधार पर निर्धारित करना और सुनिश्चित करना। तो ये कुछ प्रमुख उपाय हैं जिनको कर भूस्खलन की समस्या को न्यूनतम किया जा सकता है। इसके अलावा वनारोपण, इसको बढ़ावा देकर भी कहीं ना कहीं भूस्खलन की समस्या को एक तरह से रोका जा सकता है। तो ये प्रमुख उपाय हैं जिन्हें आप बता सकते हैं। प्रिलिम्स के आधार पर जो भी आर्टिकल और जो क्वेश्चंस हैं उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो पहला अगर हम देखें तो ये लोक अदालत से संबंधित है। देखिए, लोक अदालत की अगर हम बात करें तो ये अल्टरनेट डिस्प्यूट जो सेटलमेंट सिस्टम है उसका एक तरह से हिस्सा है। अगर हम एडीएस की बात करें तो अल्टरनेट डिस्प्यूट सेटलमेंट यानी वैकल्पिक विवाद निवारण एक तंत्र है। तो सामान्य जो एक तरह से हमारा न्याय व्यवस्था उससे अलग ये व्यवस्था है। लोक अदालत में कोई भी मुद्दा आप ले जा सकते हैं अगर वो किसी कोर्ट में पेंडिंग है या अभी उसके बारे में किसी भी तरह का कोर्ट में केस नहीं गया है, तो आप लोक अदालत में जाकर आपस में बातचीत करके यहाँ पर निर्णय कर सकते हैं। किसी तरह की फीस यहाँ पर नहीं ली जाती है। और ध्यान रखें, लोक अदालत का जो निर्णय होता है उसको आप आगे चैलेंज नहीं कर सकते। एक नया केस कोर्ट में जरूर डाल सकते हैं, लेकिन जो लोक अदालत का फैसला होता है उसको आप कहीं पर भी चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये लोक अदालत की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। तो इसी लोक अदालत के संबंध में हमारा एक प्री का क्वेश्चन है, लोक अदालत के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इनका गठन वैधानिक रूप में विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत किया गया। तो सही है। अगर हम बात करें तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो एक्ट है हमारा 1987 उसके अंतर्गत इसका गठन किया गया था। लोक अदालत की अगर हम बात करें तो वैधानिक संस्थाएं हैं लोक अदालत। दूसरा, इनके निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं करी जा सकती है। तो ध्यान रखें, कोई इसके खिलाफ अपील नहीं हो सकती है। तीसरा, लोक अदालत किसी अदालत के निर्णय के विरुद्ध अपील की सुनवाई भी कर सकता है। अभी आपको बताया कि जब केस पेंडिंग होता है यानी एक तरह से अभी केस में अंतिम निर्णय नहीं आया है, और दूसरा केस अभी कोर्ट में नहीं गया है, कोर्ट में जाने से पहले की स्थिति है, तो इन दोनों स्थितियों में केस जा सकता है लोक अदालत में। अगर निर्णय आ गया है तो उसके खिलाफ अपील नहीं होती है लोक अदालत में। तो तीसरा गलत है, पहला दो, यानी आपका आंसर है ए, फर्स्ट एंड सेकंड।
नेक्स्ट हम देखते हैं साइंटिस्ट फाइंड 77 न्यू बटरफ्लाई स्पीसीज इन माथेरन। माथेरन आप सभी जानते हैं पश्चिमी घाट में स्थित महाराष्ट्र में एक प्रमुख हिल स्टेशन है और ये अपने माउंटेन हिल रेलवे के लिए जाना जाता है। तो भारत में अगर आप देखें तो दार्जिलिंग, उसके अलावा कालका शिमला और साथ में नीलगिरी माउंटेन रेलवे, उनके अलावा माथेरन में भी आपका लगभग 21 किलोमीटर लंबा एक पहाड़ी क्षेत्र में रेलवे नेटवर्क है जिसे माथेरन हिल रेलवे का एक तरह हिस्सा माना जाता है और इसको सेंट्रल रेलवे, मध्य रेलवे के द्वारा संचालित किया जाता है। इस ट्रैक की बात करें जो 21 किलोमीटर लंबा है तो ये नेरल से लेकर माथेरन के बीच में स्थित है और महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में ये स्थित है। माथेरन के लिए आप ये भी ध्यान रखें कि एशिया का अकेला टूरिस्ट स्पॉट है जो पूर्ण रूप से ऑटोमोबाइल फ्री है, यानी माथेरन में किसी भी प्रकार का ऑटोमोबाइल उपयोग नहीं किया जाता है। तो एशिया का एकमात्र आप कह सकते हैं टूरिस्ट स्पॉट है जो ऑटोमोबाइल फ्री है। माथेरन में अगर आप देखें तो 1894 में, इससे पहले 78 अलग अलग प्रकार की जो बटरफ्लाई है उनकी प्रजातियां पता लगाई गई थी और वर्तमान में आप देखें तो लगभग 125 सालों के बाद ये 77 नई प्रजातियां यहाँ पर खोजी गई हैं। तो यहाँ पर आप माथेरन के संबंध में आपके लिए प्री का क्वेश्चन दे रहे हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। माथेरन हिल स्टेशन पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र में स्थित है, सही स्टेटमेंट है। इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। तो ध्यान रखें हमारा जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, उसमें आपका जो सेक्शन 3 है उस सेक्शन के अंतर्गत इसको एक तरह से इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। तो आप ध्यान रखें सेक्शन 3 जो है 1986 का एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण संरक्षण कानून, उसके अंतर्गत इसे इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन, यानी एक तरह से जो यहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र है वो काफ़ी सेंसिटिव है और इसमें किसी भी तरह की विकास की गतिविधियां इसको नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो ध्यान रखें काफ़ी यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन रखा गया डेवलपमेंट का। आप देखें ऑटोमोबाइल इस क्षेत्र में बिल्कुल अलाउड नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कितना सेंसिटिव जोन इसको माना जाता है। और पश्चिमी घाट का इलाका भी है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रजातियाँ हैं वो विश्व में अन्य किसी स्थल पर नहीं पाई जाती हैं। आप देख ही रहे हैं किस तरह से नई प्रजातियां बटरफ्लाई की इस क्षेत्र में पाई गई हैं। और तीसरा आप देखें माथेरन हिल रेलवे यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल है। ध्यान रखें यूनेस्को की जो विरासत सूची है उसमें 3 माउंटेन रेलवे के रूप में शामिल हैं। तो 3 यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है। हिमाचल प्रदेश में कालका शिमला का ट्रैक, इसके अलावा पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जो माउंटेन रेलवे है और तमिलनाडु में नीलगिरी माउंटेन रेलवे का पार्ट। जहां तक माथेरन हिल रेलवे की पार्ट है तो ये अभी टेंटेटिव लिस्ट में यूनेस्को की शामिल है, जो हेरिटेज विरासत सूची है उसमें, तो ये पूर्ण रूप से शामिल नहीं है। तो 3 अभी इसमें पूर्ण रूप से शामिल है। तो तीसरा इस आपका जो पॉइंट है लास्ट गलत है, 1 और 2 सही है, यानी आपका आंसर ए 1 और 2। अगली हम न्यूज देखें तो ये कृष्णा नदी के जल विवाद को लेकर है कि कितना पानी किस राज्य के द्वारा इसका उपयोग किया जाएगा। जहां तक कृष्णा की ध्यान रखें, महाराष्ट्र में इसका जो उद्गम है वो महाबलेश्वर से होता है। उसके अलावा इसका जो प्रभाव क्षेत्र है वो कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के हिस्सों में पड़ता है और आंध्र प्रदेश की सीमा पर यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो कृष्णा नदी के संबंध में हमारा प्री का क्वेश्चन आप देखें। कृष्णा नदी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। कृष्णा नदी का उद्गम कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। ध्यान रखें ये कावेरी का उद्गम है, ये न कि कृष्णा का उद्गम। कृष्णा कहां पर है? महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से। तो ये आपका पहला पॉइंट यहां पर गलत है। दूसरा, भीमा तुंगभद्रा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ध्यान रखें तुंगभद्रा कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और भीमा भी है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा, इसका बेसिन 4 राज्यों में विस्तारित है। तो 4 राज्य हमने बात करी है वैसे, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो तीसरा सही है, पहला गलत था। 2 और 3 तो आपका आंसर है बी। पीएम लॉन्चेस फार्म इंफ्रा स्कीम। देखिए फार्म क्षेत्र में यानी कृषि क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचना को मजबूत करने के लिए सरकार की तरफ से ये योजना को प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया है। ध्यान रखें अभी जो कोविड-19 का प्रभाव चल रहा था तो उसमें आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक हिस्से के रूप में कृषि क्षेत्र में अवसंरचना को बढ़ावा देने, अवसंरचना की जब आप बात करते हैं तो कृषि में स्टोरेज यानी भंडारण की एक बड़ी समस्या है और साथ साथ प्रोसेसिंग यानी जो भी वहां पर प्रसंस्करण किया जाता है वो बहुत कमजोर है। तो ये कृषि क्षेत्र में मजबूत करने के लिए भारत सरकार की तरफ से 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एक तरह से बनाया गया है, जिसको कृषि अवसंरचना कोष भी कहा जाता है। 1000 करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया है इस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में से और ये दिया जाएगा लगभग 2280
फार्मर सोसाइटीज, जो किसानों की एक तरह से समितियां हैं उनको, और उनके द्वारा चाहे भंडारण के लिए कोल्ड स्टोर बनाने की बात करें या गोडाउन बनाने की बात करें या फूड प्रोसेसिंग करने के लिए कोई वो प्लांट लगाना चाहते हैं तो उसके लिए संसाधन उपलब्ध कराएंगे। इस योजना का उद्देश्य यही है कि कृषि उत्पादन होने के बाद उसका भंडारण और उसका प्रसंस्करण किस तरह से बढ़ाया जाए जिससे किसानों की आमदनी बढ़ सके। उद्देश्य इसीलिए यही है कि जो भी प्राथमिक कृषि साख समितियां यानी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, उनको पैसा दिया जाए। उसके अलावा जो कृषि उत्पादक संगठन है यानी फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उनको दिया जाए। और एग्री एंटरप्रेन्योर्स यानी कृषि क्षेत्र में जो भी एक तरह से उद्यम करना चाहते हैं, उद्योग स्थापित करना चाहते हैं जैसे खाद्य प्रसंस्करण में, उनको एक तरह से वित्तीय मदद दी जाएगी। तो कोशिश ये है कृषि उत्पादन को आगे एक तरह से बढ़ाया जाए और उसका लाभ किसानों तक पहुंच सके। तो उसी के लिए ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड है उसमें से एक तरह से प्रोजेक्ट को प्रारंभ किया गया है। इसी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से संबंधित हमारा एक क्वेश्चन आप देखें। कृषि अवसंरचना कोष की स्थापना भारत में कृषि क्षेत्र में भंडारण तथा प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। तो ये पहला आपका स्टेटमेंट सही है। इस कोष को 1 लाख करोड़ रुपए के संसाधन से स्थापित किया गया है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है कि यहाँ पर 1 लाख करोड़ रुपए का जो संसाधन है वो एक तरह से उपलब्ध कराया गया है अवसंरचना को कृषि क्षेत्र में बढ़ाने के लिए। अवसंरचना मतलब भंडारण और प्रसंस्करण, दोनों स्टेटमेंट सही है। तो आपका आंसर सी 1 तथा 2 दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। एमिड पैंडेमिक इंडिया एंड पाक स्पेयर ओवर इंडस वाटर टॉक्स। आप सभी जानते हैं कि सिंधु नदी जो तिब्बत के क्षेत्र से उद्गम होती है उसका जो आगे प्रवाह क्षेत्र है वो भारत और पाकिस्तान दोनों में पड़ता है, और सिंधु की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उनका क्षेत्र भी भारत और पाकिस्तान में आता है। दोनों देशों के बीच में सिंधु और उसकी सहायक नदियों के जल का जो बंटवारा है वो 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु नदी जल बंटवारे की जो संधि है उसके द्वारा किया गया था। और इसमें ध्यान रखें जो विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक, उसने मध्यस्थता करी थी। इस संधि के द्वारा किया यह गया कि जो पूर्वी नदियां थी जिनको ईस्टर्न रिवर्स कहा जाता है, यानी जिसमें हम बात सकते हैं सतलज, उसके अलावा रावी और साथ में ब्यास, ये 3 नदियों का जो एक तरह से नियंत्रण है वो भारत को प्रमुख रूप से दिया गया। और जो पश्चिमी नदियां हैं जिनको हम वेस्टर्न रिवर्स कहते हैं, तो पश्चिमी नदियों के पार्ट पर आप देखें तो इसमें आ जाती है इंडस, उसके अलावा झेलम और चिनाब। तो सिंधु, झेलम, चिनाब पाकिस्तान जो पश्चिमी नदियां मानी जाती हैं, और सतलज, रावी, ब्यास जो पूर्वी नदियां हैं वो भारत को दी गई। तो एक तरह से ये बंटवारा किया गया था सिंधु नदी जल की अगर हम बात करें तो। इसी संबंध में हमारी यहाँ पर एक प्री का क्वेश्चन है। सिंधु जल संधि इंडस वाटर ट्रीटी द्वारा भारत को पूर्वी नदियों तथा पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों का नियंत्रण दिया गया। तो सही स्टेटमेंट है। इस संधि के लिए विश्व बैंक ने मध्यस्थ के रूप में काम किया। तो वर्ल्ड बैंक यहां पर एक तरह से मीडिएटर था। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो आंसर सी 1 तथा 2 दोनों सत्य हैं। ये न्यूज मॉरिशस के तट पर जापान के एक जहाज के दुर्घटनाग्रस्त होने से जो वहां पर तेल का रिसाव हुआ और उससे जो भी पर्यावरण को नुकसान हुआ उससे संबंधित है। तो यहां पर हमने आपको जो न्यूज है वो मॉरिशस की लोकेशन के साथ में एक तरह से दिया है। मॉरिशस आप सभी जानते हैं हिंद महासागर का द्वीप है। तो हिंद महासागर के जो प्रमुख द्वीप हैं, जैसे अगर हम बात करें मॉरिशस की, या हम बात करें सेशल्स की, सोकोट्रो की बात करें, लक्षद्वीप भारत के जो द्वीप समूह है, मालदीव, इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें, या कोकोस आइलैंड का हिस्सा आपका है, तो ये प्रमुख द्वीप हैं जो हिंद महासागर में है। हिंद महासागर के द्वीप के आधार पर आपका एक क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा दक्षिणतम द्वीप है? यानी इनमें से लक्षद्वीप, मॉरिशस, सेशल्स और मालदीव, इनमें सबसे दक्षिण में कौन सा है? तो अगर आप मैप की लोकेशन को ध्यान में रखें तो सेशल्स तो काफी ऊपर है, मालदीव और लक्षद्वीप इसके ऊपर है, तो सबसे नीचे कौन सा है? मॉरिशस। तो इन 4 में अगर आप देखें तो सबसे दक्षिण में कौन सा हो जाता है? मॉरिशस। तो आपका आंसर है बी। इन आइलैंड्स के लिए आप ध्यान रखें कि उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम इस तरह लगाने के लिए भी आ सकता है। तो इनकी लोकेशन को एक तरह से आप मैप के माध्यम से ध्यान रखें। इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं। तो ये हमारा 10 अगस्त 2020 का समाचार विश्लेषण था। आने वाले समय में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से प्रस्तुत करते रहेंगे। धन्यवाद।